हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3। यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 है आज का यह वीडियो, जिसमें हम आरसी दत्त का आर्थिक विचार पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है कौटिल्य का आर्थिक विचार, दादा भाई नौरोजी का आर्थिक विचार, आरसी दत्त का आर्थिक विचार, बी.आर. अम्बेडकर का आर्थिक विचार, राम मनोहर लोहिया और गांधी जी का आर्थिक विचार आपको पढ़ना है कि मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर उन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो यूनिट नंबर 1 में आपको टोटल 6 महापुरुषों के आर्थिक विचार के बारे में पढ़ना है। तो हमने यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 में कौटिल्य के बारे में पढ़ा था, सेकेंड वीडियो में दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो पार्ट 3 है। हम आरसी दत्त के आर्थिक विचार को पढ़ने वाले हैं और हम बहुत डिटेल में सबको पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से वीडियो देखना है और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही हम आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसी दत्त के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आरसी दत्त का पूरा नाम क्या है। तो आरसी दत्त का पूरा नाम रोमेश चंद्र है। रोमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1848 को कलकत्ता में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 नवंबर 1909 को बड़ौदा में। नोट करते रहिएगा, ये सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स टाइप वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी, बट ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव वालों के लिए क्या पूछता है कि आरसी दत्त के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए, तो आपको इनके विचार प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने आंसर में ये सब पूरा डिटेल में इनके परिचय, जीवन परिचय से रिलेटेड ये चीज़ें दे सकते हैं। देखिए, 1869 ईस्वी में इन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज में भी इनका चयन किया गया और सन 1871 ईस्वी से लेकर के 1882 ईस्वी तक वे बंगाल के विभिन्न जनपदों में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी कार्य करते रहे, क्योंकि ये क्या थे, ऑफिसर थे। सिविल सर्विसेज में इनका चयन किया गया था, इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया था। 1882 से 1897 तक ये कमिश्नर पद पर भी काम करते रहे और 1899 ईस्वी में ये भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उसके बाद सन 1900 ईस्वी में ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर लंदन यूनिवर्सिटी में वो हिस्ट्री के टीचर भी रह चुके हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आरसी दत्त के बारे में। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अब इनकी पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आरसी दत्त ने वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और फेमस उनकी बुक्स हैं वो यहाँ पे मैंने नोट कर दी है। फर्स्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारत का आर्थिक इतिहास कहा जाता है। ये बुक जो उनकी थी 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो प्रथम खंड में इन्होंने ब्रिटिश शासनकाल का प्रारंभिक वर्णन किया है और जो दूसरा खंड प्रकाशित हुआ उसमें इन्होंने विक्टोरिया के शासनकाल का वर्णन किया है। इनकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट बुक है इंडिया इज़ द विक्टोरियन एज एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है फेमिन्स इन इंडिया। देखिए, ये जो बुक है इसमें उन्होंने भारतीय कृषि व कृषक की चिंता का सजीव चित्रण किया है और इस पुस्तक की तारीफ लॉर्ड कर्जन ने भी की थी। लॉर्ड कर्जन कौन था? ब्रिटिश वायसराय था, गवर्नर था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। तो इनकी ये बुक इतनी अच्छी थी कि इसकी तारीफ किसने की? लॉर्ड कर्जन ने भी की थी और इसमें उन्होंने भारतीय किसानों और कृषकों की जो चिंता है उसका पूरा सजीव चित्रण किया है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के इन्होंने अपना आर्थिक विचार दिया है, उसमें सबसे पहला इनका विचार है भारतीय कृषि को लेकर। भारतीय कृषि की देखिए जो स्थिति थी ब्रिटिश शासनकाल में, वो बहुत शोचनीय थी, दयनीय थी, क्योंकि किसानों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती थी। जैसी उन्हें सहायता मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं थी। तो अलग अलग जो आर्थिक विचारक थे उन्होंने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसमें आरसी दत्त भी अपना विचार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ही है और भारत किसानों का ही देश है। और रोमेश चंद्र दत्त का विचार था, इनका मानना था कि जब तक भारतीय कृषि की दशा नहीं सुधारी जाती है तब तक देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि भारत क्या है, किसानों का देश है इसलिए। अतः कृषि सुधार से जहां करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचेगा, वहीं भारत के लघु व कुटीर उद्योगों का भी विकास होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी एक चीज़ में विकास होता है तो हर एक क्षेत्र में विकास होता है।
जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो इनका यही मानना था कि अगर किसानों को लाभ पहुंचेगा तो साथ ही साथ भारत के जो भी लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास होगा और भारत जो है आर्थिक उन्नति करेगा। और इन्होंने भारतीय कृषि में सुधार करने के लिए कार्यक्रमों को अपनाने की भी बात कही है। कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जिनको अपना करके भारतीय कृषि में सुधार किया जा सकता है? तो 3 महत्वपूर्ण इन्होंने कार्यक्रम बताए हैं, जिसमें पहला है सिंचाई का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। देखिए जैसे कि भारत जो है किसानों का देश है और देखिए भारत की जो अधिकतर खेती है वो मानसून पर निर्भर होती है। अगर मान लीजिए बारिश न हो तो ब्रिटिश सरकार को चाहिए था कि वो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करे और अगर बारिश न हो तो किसान सिंचाई करके अच्छे से फसलों को उगा सके। तो इन सब चीज़ों का अच्छा प्रबंध ब्रिटिश सरकार नहीं करती थी, जबकि टैक्स वो भारी मात्रा में लेती थी मगर प्रबंध अच्छा नहीं करती थी किसानों के लिए सिंचाई का। तो इनका मानना था कि सिंचाई का अगर अच्छा प्रबंध किया जाए तो भारतीय कृषि में सुधार किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने जो कार्यक्रम बताया वो है भूमि का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अच्छी भूमि होनी चाहिए जिस पर अच्छे से खेती की जाए। तीसरा इन्होंने बताया कि भूमि में कर में कमी करना, मतलब भूमि कर जो था जिस पर किसान जिस भूमि पर खेती किया करते थे उस पर बहुत अधिक मात्रा में कर लिया जाता था। तो इनका कहना था कि अगर भूमि पर कर कम कर दिया जाए तो किसानों की जो उपज होगी उनसे उन्हें काफ़ी लाभ होगा, उनका विकास होगा, जिससे कि देश की आर्थिक उन्नति होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन्होंने भारतीय कृषि में सुधार के लिए बताए थे। देखिए आर.सी. दत्त ने जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार दिया भारत की आर्थिक उन्नति न होने का, भारत की निर्धनता यानी कि गरीबी। भारत में गरीबी है जिस कारण से भारत की आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही। तो इन्होंने भारत में गरीबी के भी कारण बताए कि किन किन कारणों से भारत में गरीबी है। जैसा कि अंग्रेज़ों का शासन था तो वो लोग क्या करते थे, देखते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने भी अपने अन्य भारतीय विचारकों के समान भारत की निर्धनता का कारण बताया है। जैसे अलग अलग आपने विचारकों को देखा, जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी ने भी भारत में गरीबी के कारण बताए थे कि अंग्रेज़ों के रहते इन कारणों से भारत में गरीबी थी। तो इन्होंने भी बताया है, इन्होंने बताया कि अंग्रेज़ ने भारतीयों से अधिक मात्रा में कर लिया जिस कारण भारतीयों के पास जितने भी इनकम होती थी, जो भी कमाई होती थी उसमें आधा से ज़्यादा वो टैक्स दे देते थे जिस कारण वो गरीब थे। और उसके अलावा अंग्रेज़ सरकार जो थी उच्च पदों पर अंग्रेज़ अधिकारियों को ही नियुक्त करती थी और भारतीयों को हमेशा ब्रिटिश सरकार निम्न पदों पर नियुक्त किया करती थी ताकि वह हमेशा निम्न पदों तक ही सीमित रह सकें। और जब वो निम्न पदों पर रहते थे तो उस कारण उनकी सैलरी कम होती थी जिस कारण से भारत में गरीबी थी। और बड़े बड़े पदों पर ब्रिटिश अधिकारी होते थे, अंग्रेज़ अधिकारी होते थे, उनकी सैलरी अधिक थी जिस कारण से अंग्रेज़ अमीर पर अमीर पूंजीपति होते चले जा रहे थे, उनके देश में भी धन की वृद्धि होती चली जा रही थी। तो भारत में गरीबी के कारण आर.सी. दत्त ने यही बताए हैं। आर.सी. दत्त ने तीसरा आर्थिक विचार दिया है उद्योगों का पतन, यानी भारतीय उद्योगों का पतन किस तरह से हो गया। देखो ये कहते हैं कि जब अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे उस समय भारतवासी जो थे आत्मनिर्भर थे, उद्योग धंधे करते थे और भारत में कुटीर उद्योगों का चाल था और भारत का जो उद्योग धंधा था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था अंग्रेज़ों के आने से पहले। और भारत भी कई वस्तुओं का विदेशों में निर्यात भी करता था। तो जैसा कि ये बताते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था, भारत अच्छा उद्योग धंधा करता था और अपने वस्तुओं का विदेशों में निर्यात भी करता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उसके आने के बाद भारत केवल और केवल कच्चे माल का निर्यातक देश बनकर रह गया, क्योंकि भारत के जो कच्चे माल थे, रॉ मटेरियल थे, वो अंग्रेज़ क्या करते थे अपने देश इंग्लैंड भेज दिया करते थे। उसके अलावा आप देखेंगे कि अदर जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी वो भी भारत से रॉ मटेरियल लेती थी, लेकिन धीरे धीरे जब इंग्लैंड अपना यहाँ पर पूरा शासन जमा लेता है तो भारत से क्या करता था, वो जितने भी रॉ मटेरियल होते थे वो अपने देश इंग्लैंड में सस्ती दरों पर भेजता था। भारत से एकदम सस्ता लेता था और इंग्लैंड भेज देता था। फिर वहाँ इंग्लैंड जा करके उन्हीं रॉ मटेरियल का यूज़ करके कारखानों में अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई जाती थी और उनको फाइनल गुड यानी फिनिश गुड बनाने के बाद, एक अच्छा वस्तु बनाने के बाद उसको भारत की बाज़ारों में लाकर महंगे महंगे दरों पर बेचा जाता था। तो उससे क्या होता था
कि अब देखो भारत में रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई, क्योंकि भारत का रॉ मटेरियल तो अंग्रेज़ों ने अपने देश में भेज दिया और उसे महंगा वस्तु बना के लाके अब भारत में बेच रहे हैं। तो इस कारण से भारत में बनी जो भारत के कारखानों की वस्तुएं थी, भारत के उद्योग धंधों में बनी जो वस्तुएं थी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। अंग्रेज़ों के गुड्स की यानी वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी होती थी। तो जब जाहिर सी बात है कस्टमर मार्केट में जाएंगे और जिस भी वस्तु की क्वालिटी अच्छी मिलेगी उनको वही वो परचेस करेंगे। तो अब भारत में रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई थी, अंग्रेज़ तो सब लेकर चले जाते थे। तो इस कारण से उन्हीं का माल बिकता था, यहाँ पर भी महंगे लोग खरीदते थे उन्हीं के माल को, जिस कारण से भारत के उद्योग धंधों का पतन हो गया। तो यही कारण था कि भारत में उद्योगों का पतन हो गया और भारत का कच्चा माल विदेशों में चला जाता था। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आर.सी. दत्त ने भारत के उद्योगों के पतन का क्या कारण बताया है। आर.सी. दत्त का जो चौथा आर्थिक विचार है वो है मालगुजारी विचार। मालगुजारी एक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से भूमि पर कर लिया जाता था, उसी को मालगुजारी कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार जो थी मालगुजारी के माध्यम से भूमि पर कर लगाती थी और वो उसको वसूल करती थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कर लेती थी। तो इसके विरुद्ध भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। किसने? आर.सी. दत्त ने। पूरा नाम याद रखिएगा, रोमेश चंद्र दत्त ने। अब ये लिखते हैं इसमें कि ब्रिटिश सरकार जो लगान वसूल कर रही है उसकी दर बहुत ऊंची है, क्योंकि लगान ये कभी कम नहीं लेते थे। लगान का मतलब जो कर लेते थे वो कभी कम नहीं लेते थे। और मालगुजारी एक व्यवस्था थी, ज़मीन पर लगने वाले कर को मालगुजारी कहा जाता था। तो मालगुजारी से ब्रिटिश सरकार जो धन प्राप्त करती है उसका बहुत ही कम प्रतिशत कृषि के विकास पर खर्च करती है, व्यय करती है। जबकि भारत की जो कृषि है मानसून पर आधारित होती है और यह सब कुछ जानते हुए भी ब्रिटिश सरकार सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर रही थी कि अगर बारिश ना हो तो किसान अपनी खेती को जोतने के लिए, अपने खेत को जोतने के लिए सिंचाई कर सकें। तो मतलब इन सब चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं करती थी और अपने जो टैक्स वसूलती थी उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा वो भारतीय कृषि पर खर्च करती थी। इस कारण भारत के जो किसान थे वो बहुत गरीब थे। इसी कारण भारतीय कृषि की जो उत्पादक और उत्पादकता थी उन सब में कमी हो रही थी और भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो रही थी और इसी कारण उत्पादक भी कम हो रहा था और मालगुजारी की जो दर थी वो बहुत ऊंची थी। इसी कारण किसान गरीब था। भारतीय किसान क्या था? गरीब था, उसकी स्थिति दयनीय थी, खराब थी। तो इसी बात पर रोमेश चंद्र दत्त ने अपना विचार दिए थे कि मालगुजारी की दर को कम किया जाए और जो कुछ भी धन मालगुजारी के माध्यम से सरकार प्राप्त करती है उन्हें भारतीय कृषि पर खर्च किया जाए और किसानों का विकास किया जाए और इस प्रकार से किसानों की गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो इन सभी जैसे आर्थिक विचारकों ने अपने विचार दिए कि किस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है, किसानों की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, किसानों की गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो अलग अलग इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत किए। आर.सी. दत्त का जो पांचवा आर्थिक विचार है वो है भारत की भौतिक स्थिति। भारत की भौतिक स्थिति के बारे में ये क्या बताते हैं? इनका कहना है कि भारत भौतिक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी एक निर्धन देश यानी गरीब देश बन गया था। देखिए, हमारा भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर अनेक संसाधन उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी उन सभी रॉ मटेरियल को अंग्रेज़ अपने देश में भेज लेते थे और उनका प्रयोग वो खुद करते थे। ये कहते हैं कि देश के संसाधनों का उपयोग भारतीय अपने हित में नहीं कर पाते थे, जबकि अंग्रेज़ अपने हित के लिए भारतीय संसाधनों का उपयोग किया करते थे। इस कारण भारत एक गरीब देश हो गया था अंग्रेज़ों की यहाँ पर मौजूदगी में और इस बात को वो अपनी बुक इंडिया इन विक्टोरियन एज में डिफ़ाइन करते हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट विचार हैं, आर्थिक विचार हैं जो आर.सी. दत्त ने दिए हैं। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। तो इस तरह से यूनिट नंबर 1 का जो 3 टॉपिक है वो हमने 3 वीडियोज़ में कवर कर दिया है। अभी 3 वीडियोज़ और आपकी यूनिट नंबर 1 से आएंगी, यानी पूरे 6 पार्ट में आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा। और ऐसे ही हम आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, महासंग्राम रिवीजन क्लास ला रहे हैं, मॉडल पेपर ला रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेटर बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।